तारीख, तारीख पर तारीख, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। ये है आईनी तरामीम की कुल कहानी। मैराथन मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुसव्विदों के तबादले, इत्तेफाक राय की नवीद और फिर बैक टू स्कोर वन। ये सिलसिला गुज़िश्ता एक माह से जारी है। 73 के आइन के तनाजुर में अब तक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि ये आईनी तरामीम इत्तेहादियों के गले की हड्डी बन चुकी हैं। अब ये गले की हड्डी हार बनेगी गले का या सबकी हार में बदलेगी? वक्त कम, मुकाबला सख्त। मसला आईनी तरामीम का नहीं बल्कि वक्त का है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। मौलाना कब मानेंगे, ये एक ऐसा पजल है जो हुकूमत के स्पाइन स्पेशलिस्ट अब तक खोजने में नाकाम हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के दरमियान सैंडविच बन चुका है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में एक ऐसी चाबी है जिसमें पूरे निजाम की जान है और बहुत सी हाई प्रोफाइल शख्सियात का मुस्तकबिल। इलेक्शन कमीशन अब तक वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। क्या गो स्लो की पॉलिसी का वक्त खत्म हुआ चाहता है? इसराइल जो गजा की जंग को लबनान तक और अब ईरान तक ले जाने पर बजिद है, उसे अपने ही मुस्तकबिल के लाले पड़ चुके हैं। आज हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर पैगाम दिया है कि आग तल अबीब तक पहुंचने वाली है। आगे क्या होने जा रहा है, इन तमाम इश्यूज पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गेम इज स्टिल ऑन और अभी तक मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मौलाना के दर पर सभी हाजिरी दे रहे हैं बारी बारी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द हो। और ऐसे में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी इमरान खान से मुलाकात कर ली और जाके उनसे भी हिदायत ले ली, जिसके बाद एक बार फिर वो मौलाना के पास आए और आखिरी लम्हात तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक यही इतलात हैं कि सेनेट का इजलास भी शुरू नहीं हो सका, कौमी असम्बली का इजलास भी बार बार आज मुलतवी होता रहा, कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो सकी। तो अभी तक सस्पेंस जो है, थ्रिल जो है, वो इस मामले को लेकर बरकरार है। लेकिन हुकूमत हमें डिटर्मिनेड दिखाई देती है और यही बयानात बता रहे हैं वज़रा के कि मौलाना ऑन बोर्ड आते हैं या नहीं। तो कंसेंसस भी अपनी जगह मौजूद है और अददी अक्सरियत भी मौजूद है, 2/3 अक्सरियत भी है और कुछ दावों के मुताबिक उससे ज़्यादा है। ये आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी और बकौल फैसल वावडा साहब के आज आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। तो मामला आज तक कॉन्क्लूड होता है या ये कल तक बात जाती है? फैसल वावडा के बकौल अगर कोई आ गया तो इज्जत बच जाएगी, वरना आईनी तरामीम तो फिर भी पास हो जाएंगी। तो ये बेहतर मौका है कि ऑन बोर्ड आया जाए। मौलाना के मुतालबात और मौलाना का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने का मामला अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर हुकूमती वज़रा की कोशिशें अभी तक हमें बराबर होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपसे ये जानना है कि देयर इज़ अ प्लान ए एंड देयर इज़ अ प्लान बी, और आपने ये तज्जिए में कहा था कि एंड तक सस्पेंस रहेगा और मौलाना एंड तक सबको घुमा के रखेंगे, तवाफ मौलाना के घर का जारी रहेगा। मुझे आपसे ये जानना है, प्लान ए की सूरत में विनर कौन, लूजर कौन, और अगर प्लान बी होता है तो उसके क्या असरात होंगे? प्लान ए तो ये है कि मौलाना के साथ मिलके इसको अमेंडमेंट की जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ तक गए हैं, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक तो हो गया है, हम तो ये चाहेंगे कि मौलाना ही इस अमेंडमेंट को मूव करें। गालिबन मेरा अपना ये मौक़िफ़ है कि मौलाना साथ जाएंगे मगर अमेंडमेंट मूव खुद नहीं करेंगे। मगर अगर मेरा मौलाना साथ नहीं जाते, जो कि मैं समझता हूँ उसकी चांसेस बड़ी कम है, मगर मौलाना के बारे में कौन क्या कह सकता है, इतना तो उन्होंने खींच लिया है। तो फिर दूसरी तरफ से उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे। इससे मुराद उनका ये है कि हम तोड़ेंगे वोट्स पे और फिर आपको तकलीफ होगी और फिर आप बाहर ही बैठेंगे और हम तोड़ के ले जाएंगे। हम पीटीआई के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे या मौलाना के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे। और उन्होंने कुछ हद तक होमवर्क अपना कर लिया है। अच्छा। ये एम्प्टी, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी थ्रेट नहीं है, इसके पीछे वजन है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपना सियासी फ्यूचर जो है वो इसके ऊपर स्टेक कर दिया है। वो समझते हैं कि क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे या करवाएंगे, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ सबसे ज्यादा मेहनत की है उनको समझाने में और उनको साथ ले जाने में। तो इसमें तो अब बिलावल भुट्टो साहब की भी, जैसे कहते हैं ना कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का इश्यू है। और वो डटे हुए हैं कि ये साथ लेके जाएंगे और ये कराएंगे, और ये इसकी जो अगर ये कामयाब होता है तो इसकी वो सेहरा जो है वो खुद बांधेंगे। तो इसलिए लॉट इज एट स्टेक हियर। बिलावल वांट्स टू प्रूव दैट ही इज अ गुड नेगोशिएटर एंड पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इसी तरीके के साथ मौलाना वांट्स टू प्रूव कि मेरे बगैर आप चला नहीं सकते और मुझे आप लोगों ने घास नहीं डाला पहले, अब आप देखें मैं कैसे आपको नचा रहा हूँ। एंड मगर मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर इतना ज्यादा है फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसके ऊपर
सारा निज़ाम जो है, इस वक्त का जो निज़ाम है, पार्लियामेंट का जो निज़ाम है, का जो पावर है, पीटीआई की जो ख्वाहिश है, जुडिशरी की जो ख्वाहिश है, ये सब चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं। इट्स मेक और ब्रेक फॉर एवरीवन। इसलिए, और स्पेशली फॉर दिस गवर्नमेंट, आगे क्या होता है अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है या ये अमेंडमेंट पास नहीं होता और अदलिया जो है गवर्नमेंट को गिरा देती है, जैसे पहले अदलिया ने पहले भी करती रही है सियासी तौर पे, मगर इस दफा गवर्नमेंट गिरती है तो गिरती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। पहले तो गवर्नमेंट को गिराती थी जुडिशरी के जरिए, इस दफा अगर जुडिशरी ने गवर्नमेंट गिराई तो भी उड़ जाएगी उसके अंदर। यू नो, इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स एंड हाई रिस्क गेम। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बाय हुक और बाय क्रुक ये अमेंडमेंट को करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, एहतजाज होगा। पीटीआई कभी नहीं मानेगी। अगर मौलाना साथ है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी फिर एहतजाज करेंगे और उधर से जुडिशरी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। और जुडिशरी और लॉयर्स, वो जुडिशरी जो है जो इसके खिलाफ है इस अमेंडमेंट के, वो जजेस, वो और बाहर जो वकला हजरात हैं जिनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं, एंड इंडिपेंडेंट लॉयर्स ऑल्सो, बिकॉज उनका भी मौक़िफ़ यही है इस वक्त कि ये नहीं होना चाहिए और ये को मजबूत करता है और जमहूरियत को कमज़ोर करता है, उनका ये मौक़िफ़ है। तो ये आगे काफ़ी लड़ाई झगड़े का इम्कान है। तो सेठी साहब, इससे तो यूँ लगता है कि इस्तेहकाम इससे पहले भी नहीं है और इसके बाद भी नहीं है, या कमोबेश है? सही कह रही हैं आप, मगर अगर मौलाना साथ आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगी। फिर एक किस्म का वो फ्रेंच वर्ड है फेट कॉम्प्ली, मतलब जो हो गया हो गया। जैसे कि 2018 की इलेक्शन रिग्ड थी इमरान खान के हक में, हो गई तो चलो चलने दो। अब ये इलेक्शन भी रिग्ड थी, हो गई तो चलो चलने दो। इस मुल्क में ये बहुत दफा हुआ है कि भाई अब मार्शल लॉ लग गया, हम क्या करें, चले अब लग गया तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उसी किस्म की सिचुएशन है। इमरान खान के वक्त भी वही सिचुएशन थी और आज भी वही सिचुएशन। तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर रास्ते निकालने पड़ेंगे सबको। और यही चीज़ अभी तक बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है और हमने तकरीबन 1 महीने से ज़ायद ये देखा मामला लटका है और भरपूर कोशिशों के बावजूद ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हैं। ये और बात है कि माजी की तरह की कानून साजी नहीं हो रही जिसमें सभी लाइन हाजिर हो जाते थे और सभी इक्तदा में आइनी तरमीम हो या कानून साजी हो उसके लिए पार्लियामेंट में पाए जाते थे। अब की बार काफ़ी मुश्किल ये मामला लग रहा है। सिट साहब, एक मजमूई इम्प्रेशन क्या आ रहा है इस सारी मश्क का? इसमें कौन है जो इन्वॉल्व इस वक्त नहीं है? मोहसिन नकवी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर जरदारी साहब जो मुफाहमत के चैंपियन समझे जाते हैं, वो सबसे पहले चल के आए लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। तो इसे हम जमहूरियत का हुस्न कहेंगे या खराबी कहेंगे? कौन सी जमहूरियत? इस मुल्क में जमहूरियत तो कभी थी नहीं। जो भी आता था वो आमरीत की तरफ ही बढ़ता था, खा वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वो मार्शल लॉ का कोई फौजी हो। तो ये तो गेम है, ज्यादा जमहूरियत या कम जमहूरियत। जमहूरियत तो यहाँ जैसे असली जमहूरियत कहते हैं वो तो है नहीं। अब आपको पता है ये जो हमारी आइन है जिसके ऊपर इतना जोर पड़ रहा है, ये कितनी दफा ये अमेंड हुई है और कितने क्लॉजेज इसमें चेंज हुए हैं। 1973 के बाद सबसे पहला अमेंडमेंट ही भुट्टो साहब ने किया था। 1974 में भी 1 साल गुजरा नहीं था तो भुट्टो साहब ने इसी आइन को, जिसके ऊपर इतना कंसेंसस था, 1 साल के अंदर अंदर इसको अमेंड कर दिया। और उसमें जो की अमेंडमेंट यही थी कि जो जजेस जो थे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में ट्रांसफर किए जा सकते थे, हाई कोर्ट के जजेस, ताकि यही अगेन के प्राइम मिनिस्टर का या एग्जीक्यूटिव का ग्रिप रहे जुडिशरी के ऊपर। सो पहला अमेंडमेंट ही इसी चीज के ऊपर था और ये उसने किया जो बानी है इस आइन का, 1973 आइन का, जो कि कंसेंसस के बेसिस के ऊपर बनी। 1 साल के अंदर अंदर उसको तब्दील कर दिया। और फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th, 1976, 1977 में, मतलब है कि भुट्टो साहब के 1 महीना पहले अप्रैल जून जुलाई में उनको फारग किया जाता है। उससे इलेक्शन के इमीडिएटली बाद अप्रैल में मेरे ख्याल इलेक्शन होती है और मई में फिर अमेंडमेंट की जाती है आइन के अंदर। तो इस किस्म की लास्ट मिनट अमेंडमेंट्स सियासी तौर पे कोई पब्लिक गुड के लिए नहीं, अवाम के हक में नहीं, सियासी जमातें जो पावर में होती है उनके हक में अमेंडमेंट्स की जा रही थी। फिर आपने देखा ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में जो अमेंडमेंट की, 8th अमेंडमेंट,
पता है आपको उसको तो कितने क्लॉजेस को चेंज किया? कितने? 65 क्लॉजेस को किया, और 41 दिन लगे कि उसके अंदर डिबेट होती रही। हालांकि वो नॉन पार्टी बेस्ड पार्लियामेंट थी और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे, तो उसके अंदर 65 अमेंडमेंट्स किए गए 18 आर्टिकल्स के अंदर। फिर आप देखिए मुशर्रफ साहब का जमाना आता है, नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी आपने देखा 1997 में 8th वो एक अमेंडमेंट आया जिससे प्रेसिडेंट का पावर खत्म कर दिया गया। 8th अमेंडमेंट का जो पावर था 58(2)B का, वो खत्म कर दिया गया। और फिर मियां साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, एक वोट से वो नहीं कर पाए, और वो वोट था अकबर बुख्ती साहब का सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। ही डिड नॉट हैव दैट वन वोट, तो इसलिए वो अमेंडमेंट नहीं हो सकी। नहीं हो जाती तो वो अमीरुल मोमिनीन बन जाते, पार्लियामेंट के ऊपर उनके पावर्स आ जाते कि पार्लियामेंट को ओवरराइड कर सकते प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, अगर ये हो जाता। अच्छा। तो इस किस्म की सूरत हाल रही है। और 17 अमेंडमेंट मुशर्रफ साहब के जमाने में 2003 में हुआ, वहां 29 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। अच्छा। 29 आर्टिकल्स को, और एक साल उसके ऊपर बहस होती रही आउटसाइड पार्लियामेंट, वो कमिटीज के अंदर बहस होती रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आप देखिए 18th अमेंडमेंट जब आया पीपीपी ने 2010 में, तो उसमें 102 अमेंडमेंट्स हुई क्लॉजेस के अंदर, और 77 मीटिंग्स हुई आउटसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। पहले ये बातें होती रही, फिर 77 मीटिंग्स हुई आउटसाइड, फिर जाके ये 102 अमेंडमेंट क्लॉजेस को अमेंड किया गया। और डिबेट मगर जब पार्लियामेंट के अंदर लेके आए तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर टक करके उसको पास कर दिया गया। अब आप ये 26th अमेंडमेंट है, इसके अंदर पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स हैं, 53 अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा हैं। और मगर सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये आइन अभी तक बरकरार है, सस्पेंड हो जाती है, सब कुछ हो जाता है या एब्रोगेट होती है, मगर फिर भी रह जाती है। मार्शल लॉ वालों को भी चलानी पड़ती है इस आइन को, थोड़ी बहुत टिंकरिंग करके, और अब भी वही सूरत हाल है। तो आई थिंक मैं कल यही कह रहा था कि ये आइन जो है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा तो इलेक्टेड लोगों ने और नॉन इलेक्टेड लोगों ने सबने मिलकर इसकी धज्जियां उड़ाई हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या लॉन्गेविटी देने के लिए। मगर एट द एंड ऑफ द डे वी स्टिल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी भी आप देखिए कितनी इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ताकि ये अमेंड हो, और ताकि ये जो इस वक्त और गवर्नमेंट का जो राज है इसको बरकरार रखा जाए। शॉर्ट ऑफ दैट देयर विल बी केओस। अगर ये ना हुआ तो बहुत सख्त केओस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आगे। अब वो और बात है कि जमहूरियत के लिए ये इनकलाबी केओस है, गैर इनकलाबी केओस है, अनारकी होने जा रही है, क्या होने जा रहा है, क्या, those are separate issues. So we'll just stick to the facts. The fact is that अगर ये constitutional amendment, however undemocratic it may look, अगर ये नहीं होता, so then we have a very serious situation on our hands. Judiciary, section of the large section of the population and large section of the legal community, bar and bench, वो एक तरफ होंगे, और दूसरी तरफ you'll have the Noon League, the People's Party, and the and so it's going to be a tough ride. टफ राइड। और जो हवाले आपने दिए उसमें तो ऐसे लग रहा था कि फॉर द टाइम बीइंग जिसके मुफाद में जो था उसने उसके मुताबिक आइन को अमेंड किया। आपकी बात जैसी ही बात अख्तर मेंगल साहब ने, जो अचानक वतन वापस पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो इजहार यकजहती के लिए आए अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए, उनका क्या कहना था मीडिया टॉक से? मुझे हैरानी की इस बात पर है 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात उसमें अमेंडमेंट की जरूरत आन पड़ी, और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है। अच्छा, ये इनकी जानिब से शकूक का इजहार है। अख्तर मेंगल साहब इससे पहले भी तारीख में मुतादिद मौक़ों पर इस तरह की बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने किन ख्यालात का इजहार किया? इस आईनी तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक तय हो चुका है। मेरा ख्वाहिश ये है, लेजिस्लेशन है, मौलाना साहब खुद वो पार्लियामान में पेश करें। हमारा जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ बे पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब
पीटीआई को भी इस बात पे कायल कर सकता है। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जो उनको नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है पास हो जाएगी। जो उनकी पनाहगाहें जो उन्होंने डेवलप की हैं, वो पनाहगाहें इंशाल्लाह ताला जो है उनको फिर मुयस्सर नहीं होंगी। अच्छा सेठी साहब, कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने लास्ट टाइम एफर्ट में कहा था इट्स डेमोक्रेसी डे, सबको मुबारकबाद भी दी थी और तब वो खुश भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी हमें किसी के चेहरे पर वो हशाश बशाश फीलिंग दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ कहते हैं हम इत्तफाक़े राय हर एक के साथ कर चुके हैं, 100% इत्तफाक़ राय, और दूसरी तरफ तादाद पूरी होने के दावे भी हैं। आप ये कोड क्रैक करेंगे कि मौलाना को ऑन बोर्ड लेना इतना नागुज़ीर क्यों हो चुका है? कोई मजबूरी है, कोई पर्दादारी है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मौलाना ऑन बोर्ड हो गए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है वहाँ। मौलाना ऑन बोर्ड हो गए। अच्छा, उनके मेन जो ऑब्जेक्शंस थे वो अकोमोडेट हो गए। मौलाना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को भी साथ लेके चले। वो अपनी पार्टी का फ्यूचर देख रहे हैं कि पीटीआई अगर साथ चलती है तो मौलाना विल नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ बीइंग प्रो-एस्टेब्लिशमेंट, और मौलाना के बहुत तारीफ होगी कि कमाल कर दिया, इत्तेफाक के साथ एक अमेंडमेंट पास करा दिया जो जिसके खिलाफ थी पीटीआई। मौलाना की पूरी कोशिश है कि वो पीटीआई को साथ लेके चले, और पीटीआई उनके साथ गेम्स खेल रही है। मैं आपको बता दूं, पीटीआई गेम खेल रही है। पीटीआई कभी भी मौलाना के साथ या इस अमेंडमेंट में हिस्सा नहीं डालेगी। इट वुड बी सुसाइड फॉर देम और इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है। अच्छा। इसलिए मगर मौलाना ये समझते हैं कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो साथ लेके चले इनको। ये ना हो कि जनाब लोग ये कहें कि एक ही एंटी पार्टी रह गई है, मौलाना भी प्रो हो गए। मैंने कल ही जिक्र किया था कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इनके भी, तो इसलिए ये देर हो रही है। इसलिए पीटीआई आ रही है, जा रही है, मौलाना उनके साथ हर दफा मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हमारी तो मौलाना के साथ सारा कुछ तय हो गया है, हमने तो अलिफ बे पे सब तक मान ली है उनकी, अब देर किस बात की है। और वो इनको ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई नहीं आती तो ना आए, आप तो आए ना, अब लेट्स गेट ऑन विद इट। और वो मौलाना आगे से कह रहे हैं ठहर जाए, मैं मना रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो, और मौलाना डिले कर रहे हैं। नॉट बिकॉज वो खुद डिले करना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं किसी तरीके के साथ पीटीआई साथ आ जाए। इसीलिए आपने देखा कि फिर पीटीआई को उनके जो वक्त था, वो जो गए मिलने के लिए इमरान खान को, उनको मुलाकात भी मिलने की करवा दी उन्होंने, जाके मिल लीजिए एंड सो ऑन। मगर आई थिंक इट्स वेस्टिंग टाइम, ये होना नहीं है। पीटीआई विल नॉट ज्वाइन द असेंबली। पीटीआई इसके खिलाफ वोट करेगी, एहतजाज करेगी, जो भी आप कर लें, और मौलाना को साथ जाना पड़ेगा। और अगर मौलाना साथ नहीं जाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि बाय हुक और बाय क्रुक, यही ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, यही बिलावल कह रहे हैं, और यही हमें भी खबर है कि फिर ये फैसला हो गया कि वील बाय एंड सेल एंड हम कर लेंगे ये अमेंडमेंट, और फिर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को भी हम टैकल कर लेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट और पास है। तो आई थिंक इसीलिए कल मैंने कहा था टॉक टॉक फाइट फाइट। वो साथ साथ लोगों को तैयार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को, और उनको अपनी साइड पे ला रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता मौलाना आखिरी वक्त तक ना माने या पीटीआई को ना मान सके और डामक डोल रहे हैं, तो फिर हम धक्का लगा के हम ये कर ही देंगे, विद और विदाउट मौलाना। इसलिए एंड फॉर देम ये नहीं हो सकता कि 25 के बाद हो या 25, ये देखिए 25 से 3 दिन पहले ये रिक्वायरमेंट है कि अगला चीफ जस्टिस जो है उसकी नॉमिनेशन जो है वो जुडिशल कमीशन जो इस अमेंडमेंट में आ रही है वो जो जुडिशल कमेटी जो है वो करेगी। जी, तो मैं समझता हूँ कि वी आर नाउ ऑन द लास्ट स्टेजेस। मेरा ये ख्याल था 18 तारीख तक ये हो जाना चाहिए, मगर 18-19 हो गई, आज नहीं हुआ। अब इनके पास टाइम बहुत थोड़ा है, या आज या कल में ये करना पड़ेगा। दे डोंट वांट टू लीव इट लेट। इसलिए आई थिंक इलेक्शन कमीशन भी बैठी है इनकी हेल्प करने के लिए, और वो करेगी रिगार्डलेस जो सुप्रीम कोर्ट। आइडियल तो ये है कि उसके बगैर ये हो जाए। अच्छा। अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं तो जोड़ तोड़।
दे आर इसीलिए ये देर हो रही है, बिकॉज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये तैयार पड़े हैं। और इसी वजह से मैच है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने जिन दो इदारों के नाम लिए, हम उन्हीं के एक ब्रेक के बाद वापस आके कहीं बहुत खामोशी थी, बहुत अरसे के बाद वहाँ हिलजुल हुई, एक स्ट्राइक आई, उसके बाद काउंटर स्ट्राइक की प्रेडिक्शन कल सेठी साहब ने की, वो क्या थी? ब्रेक के बाद आके शामिल करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और इस वक्त रिकॉर्डिंग जिस वक्त हम कर रहे हैं तकरीबन 9:30 का वक्त है, और जैसे सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हुआ और वक्तन फ़वक्तन तब्दीली उसमें आती रही, तो आखिरी इतला तक मौलाना अपने घर मौजूद हैं। सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, तो बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बकौल सेठी साहब के कि आज या कल तक ये करना होगा, वरना मामलात किसी और समत भी जा सकते, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़ाहिर है, और उन प्रॉब्लम्स का अहाता भी सेठी साहब ने अपने तज्जिये में किया। लेकिन एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सभी की निगाहें एक अरसे से उधर भी लगी हैं, एक इदारे में आता चेंज या एक्सपेक्टेड चेंज को लेकर हमने देखा है कि सभी दाव पे लगा है। वहाँ से एक और वजाहत आती है, और उस वजाहत के बाद सेठी साहब क्या प्रेडिक्ट करते हैं वो सुने। अगर तो काजी फायज ईसा साहब अब इसके अंदर फिर कूद जाते हैं, अच्छा, उनकी तरफ से कोई पेशकदमी होती है जिसका ताल्लुक इस क्लैरिफिकेशन के साथ है, तो इसका मतलब है काजी साहब अगले अरेंजमेंट जो आ रहा है उसका हिस्सा होंगे। अच्छा, स्टिल इन द गेम। और अगर वो चुप करके बैठ जाते हैं और इस क्लैरिफिकेशन को चलने देते हैं, और किसी स्टेज पे भी अगले 6-7 दिन के अंदर आपने फेलो जजेस के साथ कोई इश्यू नहीं बनाते, तो फिर आप समझें कि ही इज गोइंग होम। तो सिर साहब आप ये होता देख रहे थे, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि काजी साहब ने फिर वही काम किया है जो पहले किया था, कि ये 8 जजेस को फिर चैलेंज कर लिया, और ये ग्राउंड तैयारी हो रही है, ये दिस इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड कि चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 5 जजेस हैं वो एक तरफ इन 8 को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गैर आईनी तरीके के साथ इकट्ठे होके ये सारी जजमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए पहले भी उन्होंने ओपनिंग दी थी ये करके इलेक्शन कमीशन को, और अब फिर उन्होंने ओपनिंग दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप ये क्लैरिफिकेशन को नजरअंदाज करना चाहें तो गो अहेड। मैं तो वैसे नहीं समझता कि इन्होंने जो किया ये लीगल है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एंड सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली नाउ इज ऑन स्टैंड बाय। अगर जरूरत पड़ी इट विल बेल आउट द गवर्नमेंट बाय गिविंग देम द रिजर्व सीट्स, और बट दैट विल हैपन ओनली इफ मौलाना डजंट कम ऑन बोर्ड और ये बाकी लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, देन दिस इलेक्शन कमीशन विल कम ऑन बोर्ड। मगर आप समझिए वो अंग्रेजी का मुहावरा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब ये है कि सब तैयारियां हैं, हर स्टेज पे एवरीबॉडी इज रेडी टू प्रेस सर्टेन बटन्स। सो उसमें द गवर्नमेंट, उसके allies, some judges and the election commission। ठीक है, यानी कि ये सफबंदी हो चुकी है और आज या कल इसका कोई ना कोई नतीजा बरामद हो जाएगा। वैसे तो ये साल का पहले 11वां महीना और अब 10वां महीना, ये दोनों साल के 12 महीनों पर भारी पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं और हम भी नतीजा आने के मुंतज़िर हैं। इस वक्त सबकी निगाहें टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां एक के बाद एक मुलाकात की खबर तो चलती है, लेकिन वो अमेंडमेंट वहीं की वहीं अटकी है और मामला सारा लटका है। अब हुकूमत किस तरह से इस मरहले से गुजरती है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद मौलाना की भी पोजीशन वाज़े हो जाएगी, इस हुकूमत की भी, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग मंथ अक्टूबर का, और इसमें जैसे ही ये मामला तय पाते हैं उस पर सेठी साहब का एनालिसिस एक बार फिर दिलचस्प होगा। कुछ आलमी मंजरनामे की तरफ चलते हैं सेठी साहब, वहाँ पर भी आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो ये कि इज़राइल जो है वो टारगेटेड असैसिनेशंस करेगा। इज़राइल ने एक और टारगेट किलिंग की और एक बड़े सरबराह को एक बार फिर निशाना बना लिया इस्माइल हनिया के बाद। उसके बाद हम ये इत्तलात देख रहे हैं, जो इस्राएली मीडिया भी दावा कर रहा है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह को एक ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 2 ड्रोन जो हैं उनको तल्फ कर दिया गया, दीगर जो 2 ड्रोन्स थे। अब मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि इससे आप कैसे देखते हैं, वो ड्रोन जो लेबनान से फायर किया गया और वो एक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को टारगेट करता है, इसमें किस बात का इशारा हो सकता है फॉर इसराइल? देखिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल को अब ये कह रहा है कि देखिए आप और एस्केलेशन मत करें, आपने एक और टारगेटेड असैसिनेशन की है इन रिस्पांस टू द ईरानियन अटैक,
तो इसलिए अब देयर इज नो नीड, अब और इससे ज्यादा मत करें। अच्छा। मगर इसराइल बात नहीं मानेगा अमेरिका की। इसराइल का नेतन्याहू इस वक्त फिर एक दफा पॉपुलर हो चुके हैं इसराइल के अंदर। पहले वो आखिरी लेग्स पे थे, अपनी हुकूमत को बचा रहे थे, मगर ये जो सब कुछ किया है और थ्रेटन जंग 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 जारी जो कर दी है, इसके साथ और जो पॉलिसीज नेतन्याहू कर रहा है इस वक्त, उसको जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे आर सपोर्टिंग हिम ऑन दिस। तो और वो क्योंकि इससे भी ज्यादा राइट विंग पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू नहीं रुकेगा, वो और भी करेगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं। If we may go for more assassinations or some more targeted attacks. So I'm afraid अभी there is no end in sight to this. मगर जो दिलचस्प बात इसमें ये है कि हम सारा फोकस हमने किया हुआ है इजराइल के ऊपर और अमेरिका वाज एंड इजराइल, मगर हमने एक चीज को नहीं देखा और हमें देखना चाहिए, वो ये कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है अबाउट द इलेक्शन, जो अगले महीने इलेक्शन होनी है वहाँ क्या हो रहा है, और वहाँ ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है वो कैसे प्ले आउट कर। आज खबर आई है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वहाँ एक कम्युनिटी है PAC जो बनाया हुआ है उन्होंने, फिजिशियंस, उन्होंने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया और उनका ये ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो इमरान खान के लिए बेहतर होगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के शायद इमरान खान को रिलीफ दिलवा सके और PTI को भी रिलीफ दिलवा सके, ये उनका ख्याल है। अच्छा, अब उसकी वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है और मुझे लगता है ऐसे है कि ज्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो है वहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगी, प्रिसाइसली बिकॉज दे थिंक ही इज गुड फॉर इमरान खान। अच्छा, ये आई डोंट एग्री विद दिस, बट चले, मैं उधर नहीं जाता अभी। मगर इसका जो इंटरेस्टिंग डायमेंशन है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इज पार्ट ऑफ द वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी और वाइडर अरब कम्युनिटी ऑल्सो। तो मुस्लिम अरब कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और वो अब कमला हैरिस के खिलाफ भी होने जा रही है जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमला हैरिस के ऊपर अब ये तनकीद आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट वॉर्स, मगर यू आर पार्ट ऑफ अ नियो लिबरल लॉबी जो कि बाइडन और उससे पहले हिलरी क्लिंटन वगैरह वगैरह रिप्रेजेंट करते थे, जिनकी वजह से ये सारे इंटरवेंशंस हुए इन फॉरेन कंट्रीज एंड ग्लोबल कंट्रीज एंड ग्लोबल वॉर्स। तो कमला हैरिस के ऊपर अब एक अटैक आ रही है कि ये जो मार्जिनल स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन जैसी है या और दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ देयर इज अ साइजेबल अरब मुस्लिम कम्युनिटी और ये कहा जा रहा है कि आपने उनको बिल्कुल भूल गए, उनको आपने बिल्कुल इजराइल को कंडेम नहीं किया या आपने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया कि ये जो वॉर है इसको खत्म होना चाहिए और सीज फायर होनी चाहिए और आप भी बिल्कुल कोई आप में और जो पहली बाइडन की जो पॉलिसी रही है उस पर कोई फर्क नहीं है और बाइडन की पॉलिसी इज वेरी अनपॉपुलर इन द मुस्लिम अरब कम्युनिटी। सो मेरा ख्याल है अब कमला हैरिस को भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ पाकिस्तानी जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि अगर कमला हैरिस जो है वो अपनी पॉलिसी विज़-विज़ द अरब मुस्लिम वर्ल्ड चेंज नहीं करती या विज़-विज़ इजराइल थोड़ी बहुत तब्दीली नहीं लाती तो शी में एक्चुअली लूज एंड दिस वोट बैंक में गो टू ट्रंप। तो ट्रंप को बड़ी इंटरेस्टिंग जगह से वोट आना फिर शुरू हो जाएगा अगर ये डेमोक्रेट्स जो है अपनी पॉलिसीज विज़-विज़ इजराइल चेंज नहीं करते इन द रन अप टू द इलेक्शंस। अच्छा, तो सिट साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट आउटगोइंग, उनका ये कहना कि टेम्परेरीली हम रोक सकते हैं जो ये एस्केलेशन हो रही है ईरान इसराइल के दरमियान, आप समझते हैं कि इस मामले को लेकर वो अभी कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं दोनों के दरमियान सीज फायर के लिए? मैं यही तो बात कह रहा हूँ आपको कि अगर जो बाइडन और कमला हैरिस मिलके कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते जिसके साथ जंग खत्म होती है, अगर ये जंग नहीं खत्म होती, इजराइल पीछे नहीं हटता और ये मार कुटाई नहीं खत्म होती, तो मुझे ऐसे लगता है कि कमला हैरिस विल नॉट विन दी प्रेसिडेंसी और डोनाल्ड ट्रंप जो है बाय डिफॉल्ट शायद ले जाए। ये इस वक्त इफी है, टच एंड गो है, प्रेडिक्शंस वन शुड नॉट बी मेकिंग, बट आई थिंक कमला हैरिस और जो बाइडन का ये अब वीक स्पॉट बन गया है और डोनाल्ड ट्रंप बड़े तरीके के साथ नेविगेट कर रहे हैं। किसी दिन वो
जंग के खिलाफ बात करते हैं और सीजफायर की बात करवाते हैं, किसी दिन उस इसराइल के हक में को बात कर देते हैं, एंड सो ऑन। ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स मच बेटर देन कमला हैरिस। कमला तो मुबारकबाद देती हुई दिखाई दी याहिया सिनवार की हलाकत पर, और वो उससे भी काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी जो है मुश्ता हुई है। सिट साहब, आपके ख्याल में इसराइल इतने मल्टीपल फ्रंट्स पे कि एक तरफ वो हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, फिर इराकी मिलिशियाज, फिर हूतीज़, फिर ईरान के खिलाफ भी वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, अफोर्ड कर सकता है इतने फ्रंट्स पर जंग? अफोर्ड तो नहीं कर सकता, मगर अमेरिका उनको पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है, तो इसलिए वो कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट इन फैक्ट। और ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि अगर आप आर्म्स शिपमेंट्स ही बंद कर दें इसराइल की, तो इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाएगा फॉर टू डू अ सीज फायर। और दूसरी बात, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं जिक्र करता चलूं कि बड़े जो माहिरीन हैं, इंडिपेंडेंट किस्म के लोग लाइक जॉन शाइमा, उनका ये कहना है कि इजराइल आर्मी जो है ना, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, तो वो ज्यादा देर ये जंग नहीं लड़ सकती और बदअमनी हो जाएगी और डीमोटिवेशन हो जाएगी, और ऑलरेडी इस किस्म के बहुत से इंस्टेंसेस शुरू हो गए हैं। तो ये ज्यादा देर इसराइल ये जंग नहीं कर सकता। और अगर इसराइल के ये प्लान्स हैं कि वो गाजा और वेस्ट बैंक जो है बिल्कुल ही ऑक्यूपाई कर ले 100% और स्टाफ कर दे और ये कर दे और वो कर दे, तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू डू दैट। ठीक है, इस जंग के मुख्तलिफ डायमेंशंस ये कितना फैल सकती है या इसको कम करने में कौन किरदार अदा कर सकता है, ये आपने जान। ब्रेक के बाद आपके सवाल शामिल करते हैं मोहम्मद इरफान खारी साहब का कराची से अछूता सवाल। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सारे अच्छे हैं, स्टेटमेंट अच्छा है, और जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 166 पार्टीज़ हैं, सारे ही अच्छे हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी गुड हैं, वो भी बड़े अच्छे मुहिब्बे वतन हैं। तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया किसने? सारे अच्छे लोगों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया। कोई ज्यादा ही अच्छा कर दिया। आप और हम ही हैं जो अच्छे नहीं है, बिकॉज हम तनकीद करते हैं और तो हमें गाली पड़ती है, मगर ये सारे बड़े अच्छे हैं। इन्होंने मिलके बेड़ा गर्क क्या तबाह कर दिया मुल्क को। अच्छा, बस इतना ही आंसर है आपका? इतना, और मैं क्या कहूँ, काफी। मुजाहिद शाह साहब टेक्सास से क्या जानना चाहते हैं? अदालतों में जब कोई ऐसा आईनी सवाल जाता है जिसके अंदर कोई भाम होता है, जिसकी वो तशरीह खुद कलेक्टिवली 5 वकील से इवन फुल बेंच करने की कोशिश करता है, अगर आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है और अगर उसमें कोई भाम या सुकम है तो उसकी तशरीह करने का भी इख्तियार पार्लियामेंट का होना चाहिए। तो क्या ऐसे मामला को पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना चाहिए? प्लीज रहनुमाई कीजिएगा। जी सेठी साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट ही कानून बनाती है और पार्लियामेंटी कानून को चेंज करती है, और जो पार्लियामेंट आती है वो उस पार्टी जो पावर में होती है उसके हक में वो करती है। मैंने आज तक बहुत कम अमेंडमेंट्स देखे हैं जिसका ताल्लुक आवाम के साथ हो। अब ये जो सारी लड़ाई झगड़ा आज हो रहा है, इसमें आवाम के लिए क्या है? आप मुझे ये बताएं, कौन सा इसमें क्लॉज है जिसको वो अमेंड कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, रोटी पानी मिलेगा, ये पासपोर्ट्स टाइम पे मिलेंगे, ये होगा वो। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है अमेंडमेंट्स। ये तो पावर गेम्स हैं, जो हुक्मरान तबके हैं जो बारी बारी आते हैं और जाते हैं और तबाही करते हैं, वो और अपनी जिस स्पेस अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें कोई पब्लिक इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस। इनफैक्ट मैं समझता हूँ 99% अमेंडमेंट्स जो हुई हैं सिंस 1973, पब्लिक इज रेयरली बीन इन्वॉल्वड। एक आध दफा शायद हो इस किस्म की बात, मगर जबकि सीटें और तो खवातीन के लिए ज्यादा सीटें बनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर बाय लॉ और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर थोड़ा बहुत और पावर्स मिले और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, दीज आर पब्लिक रिलेटेड स्टेप्स, बट बाय लार्ज पब्लिक इज नॉट इन्वॉल्वड इन दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और पब्लिक ही है जो कि ये पार्लियामेंट भेजती है लोगों को। पार्लियामेंट ये हाल है कि पार्लियामेंट इज सो कट ऑफ फ्रॉम द पब्लिक। तो रियासत के इदारे या मुख्तलिफ सतून किस तरह बाहम मिलकर रियासत का ढांचा तरतीब देते हैं और किस तरह से ये नागुज़ीर होते हैं, ये आपने जाना। और भी बहुत से सवाल जो आपके जहनों में उमड़ते हैं इस सिचुएशन को लेकर या आलमी मंजरनामे से मुतालिक, तो सिटी साहब से पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।